Good morning, students. Welcome to Jokta Academy. I hope you people are doing good. आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर एट द सेंटर. और इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली द सेंटर हैज डिसाइडेड टू सेट अप पैनल टू असेस द डेफिसिट एंड सुजेस्ट अ रिक्रूटमेंट प्लान फॉर 21-30. तो इस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए अब जो सेंटर है वो अब शायद एक नया रिक्रूटमेंट प्लान बनाए जिससे ये जो डेफिसिट है, ये जो शॉर्टेज है, ये क्या हो सके, ओवरकम हो सके. अब इस चीज का ध्यान रखना है, ये इशू अराइज हुआ क्यों है, एग्जैक्टली व्हाई दिस इशू अराइज्ड. तो एक चीज होती है हमारे पास सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व. अब इसमें क्या होता है, हमारी कंट्री में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, दे आर सिलेक्टेड by the exam conducted by UPSC and they are posted in various states. अब इन states को क्या करना होता है, कुछ number of IAS officers भेजने होते हैं अपनी अपनी state से. और ये कहाँ पे भेजने होते हैं इनको IAS officers? सेंटर, ताकि ये सेंटर में भी कई चीजों के लिए काम करे. अब हो क्या रहा था, ये जो CDR है वो उससे स्टेट्स कंप्लाई नहीं कर रही थी. स्टेट्स वर नॉट सेंडिंग द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ आईएएस ऑफिसर, जिसके कारण सेंटर में आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज हो गई. अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर. अभी क्या हुआ था, रिसेंटली अमेंडमेंट प्रपोज हुई है रूल 6 क्लॉज 1 के अंदर, रूल 6 क्लॉज 1 के अंदर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज रूल्स ऑफ 1954. अभी तक ये प्रपोज ही हुई है, अभी तक इसके लिए कुछ एग्जैक्टली एक्ट या बिल पास नहीं हुआ. इट इज जस्ट प्रपोज्ड. याद रखना है 6 क्लॉज 1 ऑफ आईएएस रूल 1954. अब इसने कहा क्या है, इसने कहा है दैट इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड certain fixed number of IAS officer for central deputation every years. कि कुछ नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर स्टेट्स को, सेंटर को भेजने ही पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 6 क्लॉज 1 ऑफ आईएएस रूल्स 1954. तो ये एक फिक्स कर दी चीज कि भेजने ही पड़ेंगे. स्टेट गवर्नमेंट हैव टू रिलीज सच ऑफिसर whose services may be sought by central government in specific situation to overcome an acute shortage of IAS officer at center. In case अगर state और center में कोई भी agreement नहीं हुआ IAS officer को भेजने के लिए, तो जो center है उसका जो decision है वो state को मानना ही पड़ेगा. In case of disagreement between center and the state, अगर state कोई decision लेगी तो वो जो center है वो कोई decision लेगी. In case of disagreement, तो state have to comply with that particular decision. So let's move further. अब ये reasons क्या है, हमें पता होना चाहिए कि ये जो shortage हो रही है इसके reasons क्या है. सबसे पहले तो ये जो ड्रास्टिक रिडक्शन हो गई थी इन द एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर. देयर वाज अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन द एनुअल रिक्रूटमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर आफ्टर 1991. 140 से 60 हो गई थी, फिर टू जस्ट 50 to 80. तो मतलब इतनी ज्यादा जो रिडक्शन हुई है जिसके कारण ये शॉर्टेज हो चुकी है सेंटर में. फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है केडर रिव्यू. केडर रिव्यू क्या होता है, सिंपल सी चीज है. क्या होता है कि कुछ केडर पोस्ट्स होती हैं. अब ये केडर पोस्ट कौन डिसाइड करता है, कौन कंडक्ट करता है, सेंटर और स्टेट. कुछ केडर पोस्ट्स होती हैं, केडर पोस्ट, वो ये केडर पोस्ट को ज्वाइंटली कौन कंडक्ट करता है, सेंटर भी करता है, स्टेट भी करता है. जैसे कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करा जा रहा है एज कमिश्नर ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, कमिश्नर ऑफ आर्कियोलॉजी, कमिश्नर ऑफ म्यूजियम. अब इससे दिक्कत क्या हो रही है, इससे दिक्कत ये हो रही है कि इन चीजों के लिए जो और लोग हैं, चाहे वो जूनियर पोस्ट के ही क्यों नहीं है, वो मैनेज कर सकते हैं. तो वाई टू अपॉइंट आईएएस ऑफिसर फॉर सच पोस्ट? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ही नहीं है. कमिश्नर ऑफ म्यूजियम की क्या जरूरत है? इनफैक्ट जो आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज है वहां पे आपको जो आईएएस ऑफिसर है वो इंडक्ट करने चाहिए, बल्कि जहां पे जरूरत है ही नहीं वहां पे क्यों इंडक्ट करने हैं?
सो उसी की बात हुई है कि ये केडर रिव्यू ऐसी पोस्ट है जो कंडक्ट होती हैं सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा, बट दीज इन पोस्ट के लिए आईएएस ऑफिसर को रिक्रूट करना या फिर उनको लगाना इज नॉट दैट मच ऑफ अ नेसेसिटी। सो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, देयर इज अ डिले इन रेगुलर प्रमोशन, प्रमोशन में ही बहुत ज्यादा डिले हो रहा है, विच इज कॉजिंग अ शॉर्टेज एट द लेवल ऑफ सेंटर। दूसरा होता है डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? कुछ ग्रुप बी ऑफिसर्स होते हैं, अगर ये ग्रुप बी ऑफिसर्स को हम क्या बना सकते हैं? आईएएस बना सकते हैं। ग्रुप बी ऑफिसर्स को आईएएस बना सकते हैं, बट ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं रही है। ये जो डिसकॉन्टिन्यूस है ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये हो ही नहीं रही, जिसके कारण एक शॉर्टेज हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देयर इज नॉन यूटिलाइजेशन बाय द सेंटर। देयर इज नॉन यूटिलाइजेशन बाय द सेंटर। बस किस चीज की जो नॉन यूटिलाइजेशन है वो हो रही है? हमको पता है कि स्टेट के अंदर पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं और जो सेंटर है वो आईएएस ऑफिसर्स सिलेक्ट करती है। अब ये जो स्टेट के अंदर पीसीएस ऑफिसर्स हैं, हम इनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। हमारे पास बहुत ज्यादा पूल है, नियर अबाउट 2200 ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट के अंदर एम्प्लॉय होते हैं। वी आर नॉट यूजिंग सच ऑफिसर्स इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ आईएएस ऑफिसर एट द सेंटर। तो इन जो पीसीएस ऑफिसर्स है जो स्टेट रिक्रूट करती है, जो पीसीएस एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, उनको रिक्रूट करना चाहिए फॉर द आईएएस ऑफिसर। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहले ड्रास्टिक रिडक्शन हो रही है एनुअल रिक्रूटमेंट में। केडर रिव्यू, केडर रिव्यू मतलब जहां पे जिस केडर में जरूरत नहीं है आईएएस ऑफिसर को भेजने की, वहां पे क्यों भेजना? इट्स नॉट नेसेसरी। फिर उसके बाद अनड्यू डिले इन रेगुलर प्रमोशन, रेगुलर प्रमोशन में अनड्यू डिले हो रहा है। द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर टू द सेंट्रल सेक्रेटरिएट सर्विस ऑफ ग्रुप बी सिंस 2000, दिस बिकम्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और फिर देयर इज नॉन यूटिलाइजेशन बाय द सेंटर ऑफ द सर्विसेज ऑफ ऑफिसर हु आर अपॉइंटेड टू IAS by promotion, by selection from state civil services, which consist of a large pool around 20 to 50 officer, usually in the age bracket of 35 to 55 years of age. अब इसके कुछ solutions क्या हो सकते हैं? What can be such solution to this problem? Number of IAS officer की recruitment increase कर दे annually. जो नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर रिक्रूट हो रहे हैं उनकी अगर रिक्रूटमेंट इंक्रीज करेंगे तो शायद थोड़ी शॉर्टेज कम हो जाए। प्रॉपर केडर रिव्यू होना चाहिए इन ऑल द स्टेट्स। विल रिलीज मेनी आईएएस ऑफिसर फ्रॉम नॉन स्ट्रैटेजिक पोस्ट एंड रिड्यूस द शॉर्टेज। नॉन स्ट्रैटेजिक पोस्ट जहां पे आईएएस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, वहां से उनको रिलीज करके किसी स्ट्रैटेजिक वाली पोस्ट में डालो तो शायद ये जो शॉर्टेज है वो रिड्यूस हो सकती है। तो क्या चाहिए? प्रॉपर केडर रिव्यू चाहिए हर स्टेट में। तीसरी चीज, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर द स्टेट ऑफिसर टू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑन सेंट्रल डेपुटेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट एज आईएएस। कहने का मतलब क्या है? जो स्टेट से सिलेक्ट हुए पीसीएस ऑफिसर्स हैं उनको आईएएस बनाओ, उनको आईएएस बनाओ। जब ये आईएएस बन जाएंगे तो इनको कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग दो। गिव देम द ट्रेनिंग ऑफ 2 years, जिसकी वजह से ये इफेक्टिवली एज आईएएस ऑफिसर भी काम करेंगे। बिकॉज स्टेट वाले तो सिर्फ स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, बट आईएएस ऑफिसर ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी उसको काम करना पड़ेगा, तो उसको प्रॉपर 2 साल की या फिर इस जितना भी टाइम पीरियड होना चाहिए, एक्यूरेट टाइम पीरियड टू गिव द ट्रेनिंग टू सच एन ऑफिसर। अब कुछ स्टेट्स ने इसको अपोज करा था। मेनी स्टेट्स अपोज्ड दिस पर्टिकुलर मतलब हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं दैट इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इस चीज के अगेंस्ट है।
फिर स्टेट्स एक और चीज भी कह रही है, इट वुड वीकन द स्टेट्स पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो स्टेट का पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी कम हो जाएगा, और ऊपर से जो सेंटर है वो वेपनाइज कर सकती है ब्यूरोक्रेसी को अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट के अंदर है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किसके हैं, सेंटर के, वो स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर हावी हो सकते हैं, वेपनाइज कर सकते हैं इन ब्यूरोक्रेट्स को, जो सेंटर है वो यूज कर सकती है अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द सेंटर। सो दैट इज व्हाई सम स्टेट्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब हम आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर। तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है? जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, दीज आर ऑफ 3 कैटेगरी। जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है ये 3 कैटेगरीज की होती हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज आर ऑफ 3 कैटेगरीज: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट Indian Administrative Services, Indian Police Services and Indian Forest Services। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसका काम क्या होता है? जो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है? इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि किसी भी जगह पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तरह भी काम करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है लोकल गवर्नमेंट की तरह। ये जितनी भी पॉलिसीज हैं जो स्टेट बना रही है या फिर जो सेंटर बना रही है, उसको क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। और ये रेवेन्यू फंक्शंस को भी संभालता है। तो कुछ फंक्शंस क्या क्या है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के, आपको याद रखने हैं। इट इज द मेजर कंट्रोल, जैसे कि ये रेवेन्यू फंक्शंस को देखता है। दूसरी चीज, जितनी भी पॉलिसीज चाहे सेंटर बना रही है चाहे स्टेट बना रही है उस पर ध्यान देता है, या फिर ये एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की तरह भी काम करता है। फोर्थ चीज, ये चेक करता है जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, मतलब जितनी भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही है वो उनको भी देखता है, प्लस जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। अब नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनकी जो हमारे पास अलॉटमेंट होती है वो कैसे होती है? जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स है, दे आर रिक्रूटेड बाय यूपीएससी। यूपीएससी जो है दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये यूपीएससी पेपर कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज का, सेंट्रल सिविल सर्विसेज का पेपर कंडक्ट करती है, जिसके थ्रू ये सारे के सारे ऑफिसर्स सिलेक्ट होते हैं, ऑल इंडिया ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले ऑफिसर्स, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वाले हों। तो इनको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। अब क्या ध्यान रखना है आपको, जो हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स हैं, इनकी जो केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दैट इज डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। जो हमारे पास केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है इन केस ऑफ आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जब सिलेक्ट हो जाते हैं यूपीएससी के पेपर के द्वारा, तब इनको जो केडर अलॉट करता है वो कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। जबकि जो हमारे पास आते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज या फिर आईपीएस, उनकी जो केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो हमारे पास इंडियन पुलिस सर्विसेज है उसकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसकी है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपने भूलना नहीं है कि जो भी हमारे पास आईएएस ऑफिसर्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, इनकी जो केडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है दैट इज डीओपीटी। द डीओपीटी is the cadre controlling authority of IAS officer, and Ministry of Home Affairs and Environment Ministry is controlling authority for deputation of Indian Police Services and Indian Forest
ऑफिसर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और एक और चीज आप याद रख सकते हो कि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं इनकी जो पोस्ट होती हैं वो क्या हो सकती है, स्टार्टिंग विद एसडीएम, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर डिप्टी कमिश्नर, या फिर डिविजनल कमिश्नर के नाम से भी ये जितने भी लोग हैं वो जाने जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स। सो दिस वाज अबाउट इट। तो याद रखना है जो इंडियन जो भी हमारे पास इंडियन सर्विसेज आती हैं वो 3 तरह की है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये सारी डिफरेंट काम करती हैं। अब ये जो डिफरेंट काम करती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, इनको रिक्रूट कौन करता है, यूपीएससी। एआईएएस ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट by UPSC, and their services are allotted under various state cadres, highlighted the federal nature. That is why they have accountability to serve both state and center. बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्ट है वो कैसे होते हैं, यूपीएससी के द्वारा। अब इनकी जो कंट्रोल है वो स्टेट और सेंटर दोनों के हाथ में। स्टेट सिलेक्ट कर रही है, भेज रही है, सेंटर सिलेक्ट कर रही है, भेज रही है स्टेट के पास, स्टेट में जाके ये लोग काम करते हैं। तो मतलब इनकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कौन बन जाती है, स्टेट एज वेल एज सेंटर। तो स्टेट और सेंटर जब दोनों काम आते हैं इकट्ठे तो वो हमारे जो फेडरल नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हाईलाइट करती है। अब जो आईएएस ऑफिसर है उनका जो केडर कंट्रोल करता है वो करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ऑन द अदर हैंड जो आईपीएस है उनका कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज को कंट्रोल करता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। आई होप यू पीपल लाइक इट. Thank you. We'll meet with the next topic. Have a nice day.